नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। चलिए प्रश्नों की शुरुआत दिवस से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात को दो अलग अलग राज्यों में मान्यता मिली थी। बॉम्बे से दोनों अलग हुए थे। विश्व टूना दिवस 2 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। इस बार की थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। पुनर्योजी नीली अर्थव्यवस्था की ओर नीली अर्थव्यवस्था का मानचित्रण रिपोर्ट जो कभी कभी समाचारों में दिखाई देती है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? टुवर्ड्स अ रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी, मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN ने यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कार्बन पृथक्करण जैसी तटीय यानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के महत्व पर जोर दिया गया है। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन कॉस्मोनॉट हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड डेज इन स्पेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोनोनेंगो। रोस्कोसमोस के अंतरिक्ष यात्री कोनोनेंगो ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका सबसे लेटेस्ट मिशन जो है 15 सितंबर 2023 को नासा के अंतरिक्ष यात्री लोरल ओहारा और निकोलाई चूब के साथ शुरू हुआ। 1996 से ये अंतरिक्ष यात्री रहे हैं। विमानन मैकेनिकल इंजीनियर कोनोनेंगो ने 4 सुयोज मिशनों की कमान संभाली है। किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता? विच कंट्री क्लिंच्ड मेंस AFC अंडर-23 एशियन कप बाय डिफीटिंग उज्बेकिस्तान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान ने कतर के दोहा में आयोजित फाइनल मैच में उज्बेकिस्तान को हराकर अपना दूसरा पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप खिताब जीता है। स्थानापन्न यामाडा द्वारा किए गए एकमात्र गोल ने जापान की जीत और 2024 पेरिस ओलंपिक में स्थान सुनिश्चित किया। तो यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट था, ध्यान में रखिएगा। चांग 6 चंद्र मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द चांग 6 लूनार मिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के अंधेरे पक्ष से मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करना। चीन ने चंद्रमा के सुदूर भाग के लिए अपना दूसरा मिशन लॉन्च किया। यदि यह सफल रहा तो यह चंद्रमा के सुदूर भाग से नमूने वापस लाने वाला दुनिया का पहला मिशन होगा। चांग E6 मिशन 53 दिन लंबा मिशन है। चंद्रमा की कक्ष में पहुंचने के बाद मिशन का ऑर्बिटर प्राकृतिक उपग्रह का चक्कर लगाएगा, जबकि इसका लैंडर चंद्र सतह पर 2500 किलोमीटर चौड़े साउथ पोल एटकैन बेसिन में उतरेगा। किस देश ने जिग नामक नई मुद्रा लॉन्च की है? Which country launched a new currency called JIG? The right answer is option number A, जिम्बाब्वे। अपनी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक अस्थिरता को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है। जिग अब जिम्बाब्वे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छठी मुद्रा है जो 5 अप्रैल 2024 से चलन में है। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद 2023 में
हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे, तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? Who was awarded with the Goldman Environmental Prize 2024? The right answer is option number C, आलोक शुक्ला। वन एवं आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों से लगभग 4.5 लाख एकड़ जैव विविधता से भरपूर जंगलों को बचाने के लिए इनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत। इसका आयोजन 20 से 30 मई तक कोच्चि केरल में किया गया। यह अंटार्कटिका में पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक सहयोग पर वैश्विक संवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 159। बहुत ही खराब स्थिति। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाने वाला एक वार्षिक रिपोर्ट है। भारत की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। 2023 में यह 161वें स्थान पे था, जो कि अब तक का सबसे खराब है। अब थोड़ा सा स्थान सुधरा है, 2 अंक का, 159वें नंबर पर आया है टोटल 180 देशों में।
2024 की रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे था। हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भद्रा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित भद्रा टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। पर्यटकों को इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में सावधानी से चलना चाहिए। 1998 में भारत के 25वें प्रोजेक्ट टाइगर साइट घोषित किए गए इस रिजर्व में हाथियों और विविध जीवों के साथ साथ बाघों की एक बड़ी आबादी है। भद्रा नदी द्वारा सिंचित इसमें सागौन और औषधीय पौधों सहित शुष्क पर्णपाती से लेकर अर्ध सदाबहार वनस्पतियां हैं। कर्नाटक में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? बांदीपुर, नागरहोल, दांडेली अंशी और बिलीगिरंगा। हाल ही में किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स फंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रो म्यूचुअल फंड। ग्रो म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड पेश किया है। इस म्यूचुअल फंड का लक्ष्य निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स से सिक्योरिटीज में निवेश करके लंबी अवधि की पूंजी वृद्धि हासिल करना है, जिसमें आर्थिक अस्थिरता से कम प्रभावित 30 कंपनियां शामिल हैं। गैर चक्रीय स्टॉक, जिसे रक्षात्मक स्टॉक भी कहा जाता है, आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद मांग को बनाए रखते हैं, खाद्य और उपयोगिता जैसी दैनिक उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे वे लचीले निवेश विकल्प बन जाते हैं। रिस्क कम रहता है। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? पेंशन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायरीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भविष्य पोर्टल। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों पर नजर रखने के लिए भविष्य नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक सहित 5 बैंकों की पेंशन प्रोसेसिंग और भुगतान सेवाओं के साथ एकीकृत है। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस राज्य में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया है? रिसेंटली द इंडियन आर्मी एंड द पुनीत बालन ग्रुप कोलैबोरेटेड टू ओपन द इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने समारोह का नेतृत्व किया और 2047 तक भारत की प्रगति के लिए नागरिकों के संवैधानिक कर्तव्यों पर जोर दिया। भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? इंडिया एग्रीड टू एनहांस कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट विद विच अफ्रीकन कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौतों में तेजी लाने पर सहमति जताई, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है। व्यापार निपटान भारतीय रुपये और नाइजीरियाई नायरा में होगा। यह निर्णय अबूजा में दूसरे भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति सत्र के दौरान लिया गया। अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में आरबीआई, एक्सिम बैंक और एनपीसीआई के प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय नौसेना के 39वें उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? हु टुक ओवर एज द 39th वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा स्वामीनाथन। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन वर्तमान में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने 1 मई को नौसेना स्टाफ के 39वें उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले ये
कार्मिक प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य शब्द कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित संदर्भ में देखा जाता है। द टर्म न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना यानी प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। यह एक नया वार्षिक वित्तीय लक्ष्य है जिसे विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने हेतु 2025 से पूरा करना होगा। हमजा यूसुफ किस देश के पहले मंत्री यानी सरकार के प्रमुख हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? हमजा यूसुफ वाज द फर्स्ट मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हु रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड। यूसुफ को 29 मार्च को प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति, पहले स्कॉटिश एशियाई और पद पर सेवा करने वाले पहले मुस्लिम बने थे। मई 2023 में इन्हें प्रीवी काउंसिल में शपथ दिलाई गई। अप्रैल 2024 में इन्होंने स्कॉटिश ग्रीन्स के साथ सत्ता साझाकरण समझौते को समाप्त करने के बाद अल्पमत सरकार बनाई। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बाद इन्होंने 29 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा। औपचारिक रूप से इन्होंने 7 मई को इस्तीफा दिया और इनके स्थान पर जॉन स्विनी ने पदभार संभाला। दुनिया की पहली सीएनजी संचालित मोटरसाइकिल किस कंपनी द्वारा लॉन्च की जाएगी? वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो द्वारा दुनिया की पहली सीएनजी संचालित मोटरसाइकिल की शुरुआत ऑटोमोटिव उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है जो उपभोक्ताओं को शहरी आवागमन के लिए एक पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करेगी। यह कदम न केवल संधारणीय परिवहन की दिशा में वैश्विक बदलाव के साथ संरेखित है बल्कि नवाचार और बाजार की मांगों को संबोधित करने के लिए बजाज की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसे प्रदान की गई? Who was recently awarded the title of Grand Master by the International Chess Federation? The right answer is option number B, वैशाली रमेश बाबू। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लोब्रे गेट ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर के लिए जरूरी 2500 ELO अंक हासिल किए थे। OECD रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या है? अकॉर्डिंग टू OECD रिपोर्ट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6.6%। और फोरकास्ट को देखिए, OECD ने तो 6.6% दिया है, फिच ने दिया है 7 का, SBI ने 8 का, वर्ल्ड बैंक ने 6.6 का ही, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 7 का। पहले OECD का लक्ष्य था 6.2% का जिसे इसने लेटेस्ट रिपोर्ट में बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जा रही है? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल द BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 बी हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, असम में। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े महानगर गुवाहाटी को BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का मेजबान शहर घोषित किया गया है। टीम और व्यक्तिगत दोनों स्पर्धाएं असम राज्य की राजधानी में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित की जाएगी। ईशान पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? ईशान इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। भारत ने अपने 4 एयर स्पेस क्षेत्रों को एक इकाई में समेकित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो पूरे देश में भारतीय एकल आकाश सामंजस्यपूर्ण वायु यातायात प्रबंधन यानी ईशान पहल के तहत फैली हुई है। वर्तमान में भारतीय हवाई क्षेत्र को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग प्रबंधित किया जाता है। ईशान के तहत इन्हें नागपुर में केंद्रित एक सतत हवाई क्षेत्र में समेकित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पूरे भारत में हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना है। IIT मद्रास ई-प्लेन कंपनी की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी किस वर्ष लॉन्च की जाएगी? IIT मद्रास ई-प्लेन कंपनीज इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2025 में। भारतीय स्टार्टअप ई प्लान मार्च 2025 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप विकसित करेगा। आईआईटी मद्रास की ई प्लान कंपनी का लक्ष्य मार्च तक उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी प्रोटोटाइप विकसित करना है। साथ ही शहरी भीड़भाड़ को कम करने के लिए ड्रोन व्यवसायीकरण और ईवीटीओएल विमान भी विकसित करना है। एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन में महिलाएं नेतृत्व करें शीर्षक से कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। वेयर वाज द इवेंट टाइटल्ड लोकलाइजिंग द एसडीजीज वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे ऑर्गेनाइज्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। 3 मई को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय यूएनएफपीए के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में सीपीडी 57 के दौरान यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में समाधिपति सुप्रिया दास दत्ता त्रिपुरा की हैं, सरपंच कुनुक हेमा कुमारी आंध्र प्रदेश की हैं और सरपंच नीरू यादव राजस्थान की है सहित निर्वाचित महिला प्रतिनिधि द्वारा जमीन के स्तर के नेतृत्व का प्रदर्शन किया गया। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। क्लोरोपिक्रीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोरोपिक्रीन इज इनकरेक्ट। सभी को देखते हैं कि करके। क्लोरोपिक्रीन एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग व्यापक रूप से कवकनाशक, शाकनाशक, कीटनाशक और निमेटोनाशक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है यह। इसे पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में जहरीली गैस के रूप में प्रयोग के लिए बनाया गया था। यह एक गलत कथन है। इसका निर्माण सोडियम हाइपोक्लोराइट और नाइट्रोमेथेन से युक्त रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। यह सही है। इसका उपयोग सैन्य उपयोग के लिए आंसू गैस एजेंट के रूप में किया जा सकता है। यह भी सही है। अभी न्यूज में क्यों है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 1 मई को रूस पर यूक्रेनी सेना के खिलाफ रासायनिक हथियार क्लोरोपिक्रीन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। दिखने में यह एक रंगहीन पीला तैलीय तरल है। इसे पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों दोनों द्वारा जहरीली गैस के रूप में बनाया गया था, इसीलिए यह कथन गलत है। T+1 निपटान चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू T+1 सेटलमेंट साइकिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। इस चक्र का अर्थ है कि व्यापार से संबंधित निपटान उसी दिन किया जाना चाहिए जिस दिन व्यापार शुरू किया गया था। यह गलत है कथन। यदि स्टॉक एक्सचेंज किसी शेयर के लिए T+1 निपटान चक्र का विकल्प चुनता है तो उसे अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1 वर्ष तक इसे जारी रखना होगा। यह भी गलत है। तो दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा इसका। कथन एक गलत है। क्यों? क्योंकि T+1 निपटान चक्र का अर्थ है व्यापार से संबंधित निपटान लेन देन के पूरा होने के 1 दिन या 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए, इसीलिए तो T+1 लिखा हुआ है, नहीं तो T+0 रहता ना। और ये जो टाइम पीरियड है 1 वर्ष तक नहीं बल्कि 6 महीने तक के लिए है, तो इसीलिए सेकंड कथन भी गलत है। भीमताल झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द भीमताल लेक। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित सबसे बड़ी झील है। गलत है यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले की सबसे बड़ी झील है। यह एक प्राकृतिक झील है और इसका उद्गम पृथ्वी की पपड़ी के खिसकने के कारण उत्पन्न हुए कई दोषों के कारण हुआ है। यह सही है। ब्रिटिश काल में 1883 में भंडारण सुविधाओं के लिए यह एक चिनाई बांध का निर्माण किया गया था। यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 दोनों सही है। पहला कथन गलत है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इसका नाम प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के दूसरे पांडव भीम के नाम पर रखा गया है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट सिस्टम। डीआरडीओ ने गोवा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट प्रणाली का परीक्षण किया है। नहीं, गलत है। यह उड़ीसा के तट के पास है। यह एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है जिसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह कथन सही है। पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कथन 1 गलत है। महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
विद रेफरेंस टू क्रिटिकल मिनरल्स समिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही है यह बताना है। लाभकारीकरण और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में शुरू हुआ, यह तो बिल्कुल सही है। इस शिखर सम्मेलन का आधिकारिक शुभारंभ खनन मंत्रालय के सहयोग से किया गया, यह भी सही है। तो दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इस कार्यक्रम में स्थलीय और समुद्री स्रोतों से खनिजों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी मंडल शामिल थे, जो उपस्थित लोगों को महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। आयुष्मान भारत दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आयुष्मान भारत दिवस? यह हर वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना और इसके उद्देश्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, यह भी सही है। सरकार ने इस दिवस की शुरुआत इस योजना के उद्देश्य पर जोर देने के लिए की थी, ताकि लागत प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई जा सके, विशेष रूप से वंचित आबादी के लिए, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।